वेलकम बैक टू द चैनल। आज वीडियो में हम मनी एंड बैंकिंग यूनिट कवर करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। दिस इज आवर सेकंड यूनिट और ये ज़्यादातर पेपर में 6 मार्क की आती है। इससे दो चैप्टर्स बनते हैं, फर्स्ट इज योर मनी, सेकंड वन इज बैंकिंग। मनी की रिलेटिव वर्थ कम बनती है एज कम्पेयर टू बैंकिंग, क्योंकि बैंकिंग के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। ऑल्सो बैंकिंग चैप्टर इंडिविजुअली ना भी आए तब भी आपकी एक एडीएस के नाम से यूनिट है जिसके अंदर ये मिक्स होकर आती है, तो आपको उसके लिए तो ये प्रिपेयर करनी ही पड़ेगी। बट तो मनी को क्विकली कवर करते हैं, देन वी मूव टू बैंकिंग। कंटिन्यू करते हैं। सो वी हैव मनी चैप्टर नाउ। मनी चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स बनते हैं दीज आर रिटन ऑन द बोर्ड, एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले मनी की इंट्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट होती है, तो दिस स्टार्टेड विद द प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या था कि जब हमारे यहाँ पे राजा महाराजा का टाइम था या उससे भी पुराने पीरियड की अगर हम बात करते हैं, उस टाइम पर हमारी इकोनॉमी में सी टू सी इकोनॉमी चलती थी। सी टू सी इकोनॉमी का मतलब दो पार्ट्स में समझा जा सकता है। या तो आप इसको कमोडिटी फॉर कमोडिटी बोल सकते हो या कंज्यूमर टू कंज्यूमर बोल सकते हो, विच मीन्स कि खरीदने वाला भी कंज्यूमर होगा और बेचने वाला भी कंज्यूमर होगा, या दोनों प्रोड्यूसर्स होते हैं या दोनों कंज्यूमर्स होते हैं फॉर द टाइम। सो इसको क्या बोलते हैं, सी टू सी इकोनॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट, लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू एंड ये दोनों, ये चार हमारी क्या बनती है, बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस बनती है या प्रॉब्लम। विच मीन्स कि बार्टर सिस्टम जब ऑपरेट करता था तो हमको ये चार प्रॉब्लम्स देखने को मिलती थी, जिसमें सबसे मेन प्रॉब्लम आती है पहली, दिस इज लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। इसका क्या मतलब है, एक एग्जांपल से समझते हैं। से मैं फार्मर हूँ, मेरे पास वीट है, गेहूँ, मुझे वो बेचना और बदले में क्या चाहिए, इसे शूज़ चाहिए। तो जब मैं उस गेहूँ को मार्केट में लेके जाऊँगा तो मुझे दो चीज़ें देखनी पड़ेगी। पहला, एक कोइंसिडेंस तो ये होगा कि मैं जिसको बेचना चाहूँ वो मुझसे खरीदना भी चाहे। दूसरा, जो वो बेचना चाहे वो मैं खरीदना भी चाहूँ। तो ये जो डबल कोइंसिडेंस है, मतलब आप जो बेचना चाहो वो एक्सेप्ट कर ले और जो वो बेचना चाहे आप एक्सेप्ट कर लो, ये डबल कोइंसिडेंस बहुत रेयर हुआ करता था, जिस वजह से बार्टर सिस्टम में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी। सेकेंड, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, विच मीन्स आप अपनी कमोडिटी की वैल्यू को एक स्टैंडर्ड टर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते। आप क्या करते थे, से एक पेयर ऑफ शूज 5 किलो गेहूं के बराबर है, 1 किलो गेहूं 2 किलो चावल के बराबर है, या इस तरीके से अलग अलग रेशियोज फिक्स होते थे। विच मीन्स एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मार्केट में n नंबर ऑफ प्रोडक्ट है तो n नंबर ऑफ क्या होंगे, सेल के लिए ऑप्शंस होंगी। तो आप क्या हर कमोडिटी की एक्सचेंज रेशियो सेट कर सकते हो, नहीं ना। तो आप सबके लिए एक्सचेंज रेशियो फिक्स करने में उलझे रहते थे, जिस वजह से कोई स्टैंडर्ड यूजर नहीं था, कि कोई कॉमन मेजर नहीं था कि आप किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सको। या अगर लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कि हम अपनी करेंसी की टर्म्स में उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। थर्ड आता है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, विच मीन्स से मैंने हार्वेस्ट किया, फार्मर हूँ मैं, एज अ फार्मर मैंने अपनी फील्ड को हार्वेस्ट कर लिया, तो सारा गेहूं मैंने काट के अपने पास रख लिया। क्या वो सारा एक ही टाइम पे यूज हो जाएगा, नहीं। मैं उसको आने वाले एक साल तक अपनी कंजम्पशन में यूज करना चाहता हूँ, तो मैं एक्सचेंज करना चाहता हूँ। बट स्टोर करने के लिए मुझे एक बड़ा स्पेस चाहिए। दूसरा, मुझे उसके अंदर स्टोरेज कॉस्ट भी चाहिए, विच मीन्स आप हर कमोडिटी को स्टोर नहीं कर सकते थे। एक तो लंबा टाइम पीरियड होगा, दूसरा आपकी स्टोरेज कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, तीसरा हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। हैंडलिंग मतलब आप उसको पेस्ट से इंसेक्ट से बचा के रखना चाहोगे, तो ये सब चीज़ें आपकी इसमें प्रॉब्लमेटिक रहती थी। फिर आता है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, विच मीन्स डेफर्ड क्या होता है, अकाउंट्स में आपने पढ़ा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट वाला सेम। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट भी यही कहती है कि आपके पास ऑप्शन नहीं थी कि आप आज सामान खरीद लो, ईएमआई में उसकी इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर दो, ऐसा कुछ नहीं था। उसका रीजन क्या है, एक तो पहली चीज यहाँ पे किसी का फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता था, विच मीन्स हर कोई ट्रेवल करते हुए एक्सचेंज करता था। अब ऐसी सिचुएशन में आपने किसी से क्रेडिट की ट्रांजैक्शन कर ली, बट वो वापस आएगा कंपल्शन नहीं है। आ भी गया तो वो सेम प्रोडक्ट लेकर आएगा, वो कंपल्शन नहीं है। सेम प्रोडक्ट ले भी आया तो क्या सेम क्वालिटी लेकर आएगा, वो भी कंपल्शन नहीं है। इन सब रीजंस की वजह से स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट भी ऑपरेट नहीं करता। दिस वाज बार्टर सिस्टम। अब मनी यहीं से आपका इनिशिएट होता है। तो मनी क्या कहता है, मनी इज व्हाट मनी डज। तो मनी की अगर कभी डिफाइन आए तो मनी की डिफाइन क्या है, वही सब जो ये कर सकता है। क्या कर सकता है, चार फंक्शंस, 1 2 3 और 4। हम पहले दो फंक्शंस को, इन दो फंक्शंस को क्लब करके बोलते हैं प्राइमरी फंक्शंस, और ये वाले दो फंक्शंस क्या बन जाते हैं आपके सेकेंडरी फंक्शंस, ठीक है, याद रखना। अब प्राइमरी फंक्शन क्या है, सीक्वेंस में लिखे हुए हैं प्रॉब्लम्स,
सीक्वेंस में क्या इनकी सॉल्यूशंस है। जैसे लैक ऑफ डबल कॉन्सिडरेंस ऑन बॉन्ड्स ये कहता था कि अगर मैं अपने लिए गेहूं बेचने जाता हूँ और बदले में शूज लेकर आता हूँ तो सेल भी होगी और परचेज भी होगी साइमल्टेनियसली। अब क्या होगा, मनी के आने से मीडियम बन गया बीच में एक्सचेंज का। अब क्या होगा, मैं गेहूं बेचूंगा, वीट बेचूंगा और बदले में क्या ले लूंगा, मनी। अब इस मनी से मैं कहीं और जाऊंगा, उस मनी को देके बदले में क्या ले सकता हूँ, मैं शूज ले सकता हूँ। विच मीन्स मनी ने सेल अलग कर दी, परचेज अलग कर दी और दोनों के बीच में एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम किया। इसे हम क्या बोलते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंड आता है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। इसका क्या मतलब हुआ, अब आपको हर कमोडिटी के साथ रेशो में डालने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ क्या करो, आप अपनी कमोडिटी की वैल्यू रुपीस की टर्म्स में लिख लो, से ₹10, ₹15, ₹1500 एंड सो। आप अपनी कमोडिटी की वैल्यू रुपीस मतलब करेंसी में एक्सप्रेस कर लो। सामने वाले के पास पेइंग कैपेसिटी है तो वो पे कर देगा, नहीं है तो नहीं कर पाएगा। तो मनी ने यूनिट ऑफ अकाउंट क्रिएट कर दिया। आप अपनी कमोडिटी की वैल्यू को मॉनेटरी टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपको एक्सचेंज रेशियो फिक्स करने की जरूरत नहीं है। थर्ड आता है स्टोर वैल्यू व्हिच इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी फंक्शन। अब एक खुद बताओ, सोच के देखो कि मेरे पास से आपने हार्वेस्ट किया और आपने से मैंगो की क्रॉप लगाई थी या मैंगो के पेड़ लगाए थे, उससे आपके पास से 500 किलो या कुछ उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में मैंगोज प्रोड्यूस होगी। क्या आप उनको सेम डे में, एक हफ्ते में, एक महीने में एक्सचेंज कर पाओगे? नहीं। अब उस सिचुएशन में आप उसको उठा के रखना चाहो तो रख भी नहीं सकते, क्योंकि एक तो खराब होने का डर है, स्टोरेज कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगी, हैंडलिंग कॉस्ट लगेगी। इन सब के अगेंस्ट हमारे पास मनी है। अब मनी को उठा के रखना हमारे लिए क्या बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। तो इसलिए आप अपनी मनी की टर्म्स में अपनी परचेजिंग पावर को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। लास्ट आता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। से मॉनेटरी वैल्यू ज़्यादातर स्टेबल रहती है। आई अग्री, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में कम ज़्यादा हो सकती है, बट अगर आपके पास कैश है, आपने आज किसी से कार लोन पर ली है, तो आप उसकी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकते हो, जिसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट ऐड करके हम उसकी मॉनेटरी वैल्यू को इक्वेट करते हैं। विच मीन्स आप क्रेडिट ट्रांजेक्शंस केवल और केवल इस वजह से कर पा रहे हो क्योंकि मनी आपके पास है, अदरवाइज इसके भरोसे आप कभी भी क्रेडिट ट्रांजेक्शंस नहीं कर पाते। सो दिस वाज अबाउट मनी, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शंस एंड लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। अब इसके अंदर कुछ ये वाले टॉपिक्स आते हैं व्हिच आई डाउन एज मिसलेनियस टॉपिक्स, जो 1 मार्क डिफाइन या सर्चनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी क्या कहते हो, सबसे पहले आता है इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, कमोडिटी वैल्यू, बॉडी वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू, तीनों का मतलब सेम है। इसका क्या मतलब हुआ, से ये 500 रुपए का नोट है, इस नोट के अंदर एक जो पेपर लगा हुआ है उस पेपर की कीमत कितनी है, लेट इट बी 0.5 पैसा, कि उसको सिर्फ 50 पैसे लगते हैं, 0.5 रुपी या 50 पैसे लगते हैं उसको प्रोड्यूस करने में, तो वो मेरे लिए क्या होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। तो फेस वैल्यू क्या है, जो उसके ऊपर लिखी गई है 500। हमारे केस में हमारी जितनी भी करेंसीज है उनमें क्या होता है ना, फेस वैल्यू इज ऑलवेज मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। ऐसा क्यों होने लगा, देखो पहले क्या होता था, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स और इस टाइप के कॉइन्स बनते थे, स्टील या मेटल कॉइन्स भी बनते थे बाद में आने के बाद, एलॉय कॉइन्स बेसिकली। बट पॉइंट क्या हुआ, ये देखा जाने लगा कि जब फेस वैल्यू कम थी और उस कमोडिटी की वैल्यू ज़्यादा थी, तो लोग क्या करते थे, उन कॉइन्स को मेल्ट करके कुछ और एलिमेंट बनाकर बेच देते थे, विच मीन्स करेंसी की अपनी कोई वैल्यू नहीं बचती। हेंस इन्होंने क्या स्टार्ट किया, क्रेडिट मनी स्टार्ट किया। क्रेडिट मनी उसी मनी को कहा जाता है, या फुल बॉडीड मनी स्टार्ट किया। क्रेडिट मनी समझते हैं पहले, क्रेडिट मनी उस मनी को कहा जाने लगा जिसकी फेस वैल्यू ज़्यादा और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, कम। कि अगर आप उसको मनी की तरह ट्रीट ना करके पेपर की तरह ट्रीट करो तो वो कुछ भी आपको रेवेन्यू नहीं देगा। डन, इसलिए आपकी मजबूरी है कि आप उसको पेपर की तरह नहीं, एज अ करेंसी नोट ही यूज करोगे। डन, फर्स्ट फुल बॉडी रिप्रेजेंटेटिव मनी क्या होता है, जैसे हमारी कंट्री की करेंसी है, वो क्या है, आपने कभी उसके ऊपर पढ़ा है तो क्या लिखा होता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर दिस मच अमाउंट, जितने का भी नोट है। इसका मतलब वो जो करेंसी नोट है हमारा, वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, एक तरीके का प्रोमिसरी नोट है जिसकी बैकअप वैल्यू कहाँ मेंटेन्ड है, आरबीआई के पास। हेंस वो सिर्फ क्या है, रिप्रेजेंटेशन है किस चीज का, फुल बॉडीड मनी का, जो हमारे आरबीआई ने रिजर्व में रखा हुआ है। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ मनी क्या है बेटा, कि पहले कुछ और था, फिर कुछ हुआ, फिर कुछ हुआ, तो किस तरीके से मनी इवोल्यूट हुआ। एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कमोडिटीज यूज होती थी मनी के लिए, फिर उसके बाद क्या यूज होने लगा, मेटल। मेटल मतलब से गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन एंड सो ऑन, ये सब यूज होने लगा। मेटल के बाद क्या है बेटा, पेपर करेंसी नोट्स। पेपर करेंसी के बाद क्या है, प्लास्टिक मनी आया। प्लास्टिक मनी में क्या आता है बेटा, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। फिर क्या है, डिजिटल मनी आया। अभी जो चल रहा है वो क्या है बेटा, डिजिटल मनी है, व्हिच मींस से योर ई वॉलेट्स। देन क्या बोल सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ मनी बोल सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज
हाई पावर्ड मनी का क्या मतलब है? सी मनी की वो फॉर्म जो सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। लिक्विड क्या होता है? दोज इन आर कॉमर्स वो रिलेट कर पाएंगे, अदरवाइज आप समझिए बेटा। लिक्विड होता है विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। अब कैश से ज्यादा लिक्विड क्या होगा? ऑब्वियसली, है ना। तो हम हाई पावर्ड मनी में दो पार्ट्स मानते हैं, एक जो कैश करेंसी लोगों के पास है प्लस कैश रिजर्व जो कमर्शियल बैंक्स के पास है, दो पार्ट्स। समझिए, रिपीट करते हैं। एक तो वो पैसा जो आपकी पॉकेट में ऑलरेडी है, क्योंकि सबसे लिक्विड फॉर्म वही है। दूसरा, जो पैसा हम बैंक में डिपॉजिट करा के आते हैं, जैसे आपने 1000 रुपये जमा कराए, तो बैंक 1000 के 1000 अपने पास वॉल्ट में नहीं रखता। बैंक क्या करता है, उसमें से 100 रुपये अपने पास रखेगा, बाकी के 900 क्या कर देगा, लोन दे देगा। ऐसी सिचुएशन में जब आप बैंक में जाते हो तो बैंक आपको वही कैश जल्दी से जल्दी देना प्रेफर करता है जो उसके पास कैश में रखा हुआ है। अदरवाइज उसको भी क्या होता है, कैश क्राइसिस फेस करने पड़ते हैं, जिसके अलग अलग सोर्सेज होते हैं। विल टेक दिस अप लेटर। ठीक है, तो अभी के लिए समझिए बेटा कि कैश सबसे ज्यादा कौन सा अवेलेबल है, दो ही है। एक जो मेरे पास रखा है अपने पॉकेट में, दूसरा जो कमर्शियल बैंक के पास रखा है बट इन फॉर्म ऑफ कैश। याद रखना, तो दो पार्ट्स, कैश करेंसी प्लस कैश रिजर्व। नेक्स्ट आता है लीगल टेंडर मनी या फिएट मनी। इसका क्या मतलब है? वो मनी या वो मनी की फॉर्म जिसको बाय द ऑर्डर ऑफ लॉ या आपकी सरकार मान्यता देती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लीगल टेंडर मनी बोलते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको याद हो डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर जो एक स्टेटमेंट अनाउंस हुई थी, वो क्या हुई थी, ₹500 एंड ₹1000 नोट्स विल बी नो लॉन्गर लीगल टेंडर मनी। मतलब आज से वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, हम उसके ऊपर से अपना कंट्रोल हटाते हैं, है ना। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, होने को तो यूज चेक भी होता है ट्रांजेक्शन्स के लिए, बट अगर मेरे को कोई चेक दे के जाए तो मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं उसको डिनाई कर सकता हूँ, मना कर सकता हूँ कि भाई मैं चेक नहीं ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी गवर्नमेंट उसको सपोर्ट नहीं करती, ये कह के कि अगर पेमेंट नहीं हुई तो हम करेंगे, ऐसा नहीं है ना। तो इसका मतलब जो चेक है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ये मेरे लिए लीगल टेंडर मनी नहीं है। वो मनी जो हर कोई एक्सेप्ट करे और उसकी बैकअप वैल्यू कौन मेंटेन करके चल रहा है, गवर्नमेंट या आरबीआई, उसे हम क्या बोलते हैं, लीगल टेंडर मनी। तो हमारे जितने भी पेपर करेंसी नोट्स हैं या कॉइन्स हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, लीगल टेंडर मनी। याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा इंडियन मॉनेटरी सिस्टम। 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नहीं है। इट सिंपली सेज हमारी कंट्री के अंदर ना एक बैकअप वैल्यू मेंटेन होती है। इसका क्या मतलब हुआ, जितनी भी मार्केट में आरबीआई या फाइनेंस मिनिस्ट्री मिलके मनी इशू करती है या मनी सप्लाई जनरेट करती है, उसका एक मिनिमम रिजर्व आरबीआई अपने पास बैकअप में मेंटेन करती है। इसका क्या मतलब हुआ, हम यहाँ पे बैकअप समझ रहे हैं बेटा। बैकअप का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं है कि आपने नया नोट प्रिंट किया और दे दिया, ऐसा नहीं होता। आप जब भी नया नोट प्रिंट करते हैं तो उसके बैकअप में कुछ ना कुछ रखा जाता है, तभी तो उस करेंसी की वैल्यू मेंटेन होगी, है ना। तो इस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं बेटा, बैकअप का मतलब ये होता है, वैसे तो आरबीआई ऑलमोस्ट मनी सप्लाई जितना ही बैकअप मेंटेन करता है, बट स्टिल इंडिया में एक मिनिमम रिजर्व स्टैंडर्ड फॉलो होता है, जिसके चलते आरबीआई को कम से कम 200 करोड़ का बैकअप मेंटेन करने की जरूरत है इन टू फॉर्म्स। 115 करोड़ में गोल्ड और बाकी का 85 करोड़ कैन बी फॉरेन सिक्योरिटीज और फॉरेक्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑल्सो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन सी होती हैं, जैसे ट्रेजरी बिल हो गया या उस टाइप की जितनी भी सिक्योरिटीज है, ठीक है, जो हमने गवर्नमेंट बजट में पढ़ी थी बेसिकली, वही सब सिक्योरिटीज। तो ये हमारे लिए क्या बनता है, बैकअप वैल्यू बनता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दिस थिंग। अब इसके अंदर मैं आपको दो चीजें और समझा देता हूँ, ये याद रखना है, उसमें हम करेंगे वैसे, बट यहाँ पे समझिए। इंडियन मॉनेटरी सिस्टम में हम ये मान के चलते हैं जितनी करेंसी हमारे पास है वो दो हिस्सों में बांटते हैं, एक कॉइन्स कर देते हैं और एक पेपर नोट्स कर देते हैं। अब जितने भी कॉइन्स हैं उनकी मिंटिंग, मिंटिंग मतलब उनकी अभी के लिए एक बेसिक टर्म समझते हैं, प्रिंटिंग है उनका जो बनने का प्रोसेस होता है, वो किसके अंडर होता है, दिस इज कंट्रोल्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री। और जितने भी पेपर करेंसी नोट्स है उसमें से 1 रुपए का नोट अलग कर दो बस, वैसे तो यूज में है ही नहीं वो, बट स्टिल 1 रुपए का नोट भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है। उसके बाद जितने भी पेपर करेंसी नोट्स बचे वो सब किसके पास जाते हैं, आरबीआई के पास। याद रखना, तो दो पार्ट्स, ऑल कॉइन्स एंड 1 रुपी पेपर नोट, ये तो हो गया फाइनेंस मिनिस्ट्री। बाकी जितना भी बच गया वो सब कौन करता है, आरबीआई करता है, ठीक है। मूविंग ऑन। अब मनी सप्लाई एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म बनती है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले डिफाइन, मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। की बड़ा इंपॉर्टेंट है, टोटल पैसा कितना मार्केट में अवेलेबल है एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है।
तो जब भी हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो कौन सा कंसेप्ट होता है? स्टॉक कंसेप्ट। अब यहाँ पे हमने दो पैरामीटर्स देखे, एक यूजर्स, तो उसके यूजर्स कौन होते हैं? पब्लिक या फर्म। उस पैसे को यूज कौन कर रहे हैं? या तो पब्लिक कर रही है या फिर फर्म्स कर रही है। दूसरा, उसे प्रोड्यूस कौन कर रहे हैं? तो कभी कभी पूछ लेते हैं, हु आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी? सो वी हैव टू पार्टीज, फर्स्ट गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री बेसिकली, और आरबीआई। आरबीआई अपने आप तो है, उसके साथ साथ जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो सब भी इसी में कंसीडर होते हैं। ठीक है, अब ये क्या, गवर्नमेंट या आरबीआई के पास अपना जो पैसा है वो उनका अपना नहीं है, वो किसका है? वो पब्लिक का है। तो हमेशा याद रखना, मनी सप्लाई में केवल और केवल वो पैसा आता है जो सर्कुलेशन में है, और सर्कुलेशन में कौन सा पैसा होता है? जो पब्लिक के पास है या यूजर्स के पास है। अगर गवर्नमेंट के हाथ में है, आरबीआई के हाथ में है या फिर बैंक के हाथ में, वो कौन सा पैसा है? हमारा ही पैसा उनके पास डिपॉजिट है। एग्जाम्पल देखते हैं, से अगर मैं कहता हूँ कि मैंने अपना एक अकाउंट खुलवाया है एचडीएफसी बैंक में, एचडीएफसी बैंक ने अपना एक और अकाउंट खुलवाया पीएनबी बैंक में। अब एचडीएफसी बैंक के पास जब ज्यादा फंड आते हैं तो वो क्या करता है? पीएनबी के पास एफडी करा लेता है। ऐसी सिचुएशन में जो पीएनबी के पास एचडीएफसी के अकाउंट में पैसे हैं, क्या वो एचडीएफसी के अपने पैसे हैं? नहीं, वो हमारे ही पैसों को उसने वहाँ पे क्या किया होगा? डिपॉजिट किया होगा। तो ऐसी सिचुएशन में मैं वो सेकंड राउंड को काउंट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ फर्स्ट राउंड को काउंट करूंगा जो मैंने डिपॉजिट कराया। ठीक है, याद रखना। हेंस हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी के पास पैसा होता है हम उस पैसे को काउंट नहीं करते, क्योंकि वो डबल काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है, याद रखना। ना लास्ट पार्ट, इस चैप्टर का सबसे कोर क्वेश्चन बेटा यही है, डिफाइन मनी सप्लाई, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स क्या क्या बनते हैं? हम मनी सप्लाई को चार पैरामीटर्स में समझते हैं, M1, M2, M3 एंड M4। सिर्फ फॉर्मूलाज हैं इनके, ऑब्वियसली आई एग्री, बट फॉर्मूलाज आर नॉट देयर इन योर सिलेबस फॉर M2, M3, M4। तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि M1 सबसे लिक्विड फॉर्म होती है कैश की, और M4 सबसे लीस्ट लिक्विड फॉर्म होती है। M1 हमारा ट्रांजैक्शन मनी भी कहलाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस में यही पैसा यूज होता है, हेंस इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन मनी। अब M1 के तीन हिस्से बनते हैं। M1 का मतलब क्या है? वो पैसा जो मार्केट में सबसे इजीली अवेलेबल है। फर्स्ट, कैश एंड करेंसी विद पब्लिक, सिर्फ कौन सी? लीगल टेंडर मनी वाली, याद रखना। सेकंड, नेट डिमांड डिपॉजिट्स। तो इसमें दो वर्ड्स हैं, पहले नेट समझो। नेट का क्या मतलब है? से मैंने आपको कहा एचडीएफसी बैंक के पास दो अकाउंट्स हैं, एक मेरा माय अकाउंट और एक मानते हैं पीएनबी का अकाउंट मान लेते हैं। मेरे अकाउंट में पड़े हैं 10,000 रुपये, पीएनबी के अकाउंट में पड़े हैं 10 लाख रुपए। तो जब हम डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो बेटा हम सिर्फ ये वाला कंसीडर करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि पीएनबी के 10 लाख रुपए उसके अपने नहीं है, वो पब्लिक के 10 लाख रुपए। हेंस जब हम पीएनबी का अकाउंट ऐसे मेंटेन करेंगे तो पीएनबी के अंदर जो 10 लाख रुपए पब्लिक ने जमा कराए हैं हम तब काउंट करेंगे, यहाँ पे उसको डबल काउंट नहीं करते। व्हिच मींस इंटरबैंक डिपॉजिट्स आर नॉट काउंटेड। तो जो यहाँ पे नेट लिखा हुआ है, इस नेट का मतलब ये होता है कि ग्रोस डिपॉजिट्स में से इंटरबैंक डिपॉजिट्स को माइनस कर दो। ठीक है, अब डिमांड डिपॉजिट्स के, तो डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब वो डिपॉजिट्स जो आप अपनी मर्जी पर कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, उसके लिए आपको किसी से टाइम की या लायबिलिटीज की वेट करने की जरूरत नहीं है। डिमांड डिपॉजिट में दो अकाउंट्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखना। डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर दो अकाउंट्स आते हैं, वन इज योर सेविंग अकाउंट एंड सेकंड वन इज योर करंट अकाउंट। इसके अंदर एफडी, आरडी ये अकाउंट्स नहीं आते, सिर्फ दो, सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट, याद रखना। ठीक है, थर्ड कंपोनेंट आता है अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ये कौन से डिपॉजिट्स हैं? सिर्फ कोई फॉरेन गवर्नमेंट ने पैसा डिपॉजिट कराया हुआ है, कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने पैसा डिपॉजिट कराया है। मैंने समझाया था ये क्या था, 85 करोड़ का जो बैकअप बनता है वो फॉरेक्स में भी बन सकता है। इसका मतलब अगर फॉरेन सेक्टर से 1 करोड़ की डिपॉजिट्स आ गए तो आरबीआई 1 करोड़ की जितनी मनी सप्लाई मार्केट में क्या कर सकता है? इशू कर सकता है, याद रखना। विच मीन्स हम क्या कह रहे हैं कि आरबीआई के पास जो मेरी गवर्नमेंट के पैसे रखे हैं वो काउंट नहीं होंगे, बट अगर कोई फॉरेन गवर्नमेंट के पैसे रखे हैं तो वो काउंट हो सकते हैं, ये याद रखना। ठीक है, क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट मनी चैप्टर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू बैंकिंग चैप्टर। आई कंप्लीटली एग्री, वीडियो थोड़ी सी लॉन्गेट हो जाएगी, बट आई ट्राई कि मैं बैंकिंग का पूरा ओवरव्यू इसी तरीके से बना दूं। अगर इस वीडियो में हम कमर्शियल बैंक कंप्लीट कर लेते हैं तो एक छोटी सी वीडियो सेंट्रल बैंक के लिए अलग कर लेंगे, ज्यादा डिटेल में कवर हो जाएगा तो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो अभी के लिए कमर्शियल बैंक करते हैं। सी कंटिन्यू करते हैं, कमर्शियल बैंक में पहले कवर करते हैं, विल मूव टू सेंट्रल बैंक इन नेक्स्ट वीडियो। नाउ लिसन, कमर्शियल बैंक के हम दो पार्ट समझते हैं बेटा, एक उसके फंक्शंस होते हैं और एक उसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है, दिस इज क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, श्योरली विल बी देयर इन योर एग्जाम, जिसको तो ढंग से प्रिपेयर करना। दिस फॉर जस्ट इंफॉर्मेशन पर्पसेस, बट बिफोर गोइंग अहेड एक चीज और समझो बेटा, कंसेप्ट होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब है?
एक ऑर्गेनाइजेशन जो या तो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करे या या ग्रांट लोन्स करे, इसका मतलब क्या है, और बोथ। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तीन डिफाइंस बनती है, या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करे, लोन्स ना दे, दूसरा जो लोन्स दे लेकिन आपसे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट ना करे, तीसरा जो दोनों फंक्शन परफॉर्म करे। अब कमर्शियल बैंक में और इसमें क्या डिफरेंस है, इसकी जो थर्ड डेफिनेशन है ना, दिस इज अबाउट बैंक। तो हम क्या कह सकते हैं, सारे बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बट सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक नहीं है। डिफरेंस पे लोन्स ग्रांट कौन करते हैं सिर्फ, तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी की अपनी एनबीएफसी है, आईसीआईसीआई की अपनी है, जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं सबके एनबीएफसीज एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर की भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, अलग से। एनबीएफसीज के अलावा एलआईसी भी आपको लोन ग्रांट कर देती है। तो ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सिर्फ आपसे पैसा ले लेती हैं, इंटरेस्ट देती हैं आप बदले में, बट लोन नहीं देती। एग्जांपल इसका क्या है, जैसे पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस भी क्या करता है, आपसे डिपॉजिट्स तो एक्सेप्ट करता है बट आपको लोन्स ग्रांट नहीं करता है। तो हम क्या कहेंगे, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें से एक क्या होता है, बैंक, जो दोनों फंक्शंस परफॉर्म करता है। सेम यहाँ पर डिस्कस है। तो बैंक के दो टाइप ऑफ फंक्शंस आते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी के दो टाइप्स, या तो आप डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहे हो, दिस डिपॉजिट्स कैन बी सेविंग अकाउंट जिसमें इंटरेस्ट रेट कम मिलता है, आपको चेक की फैसिलिटी मिलती है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस और अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन दोनों फिक्स होती है, तो आप इसमें अनगिनत अमाउंट की ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, लिमिट होगी आपके ऊपर, तो आप इसको अपने बिजनेस पर्पस में यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। पर अगर आपको बिजनेस में यूज करनी है जिसमें न्यूमरस ट्रांजैक्शंस होंगे और आपको बार बार चेक काटना पड़ता है या बार बार आरटीजीएस करना पड़ता है, उसके लिए हम जाते हैं करंट अकाउंट में, जिसपे आपको बैंक कोई सेविंग इंटरेस्ट नहीं देता बट आपसे चार्जेस जरूर ले लेते हैं। हेंस इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, चार्जेस होंगे, ऊपर से बैंक आपको इस पे चेक की फैसिलिटी देते हैं। अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड लिमिट ऑफ ट्रांजैक्शंस आर नॉट देयर। एफडी होता है जिसमें हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, केवल दो ट्रांजैक्शंस, एक डिपॉजिट कराने की और एक विड्रॉ कराने की, कोई चेक की फैसिलिटी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। सेम आरडी में, बस आरडी और एफडी में क्या है, एफडी में आप एक टाइम पे डिपॉजिट कराते हो और बाकी दूसरे टाइम पे निकाल लेते हो। आरडी में क्या होता है, आप बार बार डिपॉजिट कराते हो बट विड्रॉल एक बार ही अलाउ होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रांटिंग लोन्स, कि आपने जो ऊपर पैसा डिपॉजिट किया उसी पैसे से आप क्या देते हो, लोन देते हो। दीज लोन कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स, तीन टाइप के लोन्स दे सकते हैं। फर्स्ट होता है कैश क्रेडिट। एग्जांपल, बहुत सिंपल से एग्जांपल है, जैसे से आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो उसके बदले में कोई कोलेटरल नहीं रख पाता, मतलब मैं कोई सामान गिरवी नहीं रख पाता, बस मुझे एक लिमिट सैंक्शन हो जाती है जिसमें से मैं जितना चाहूँ उतना खर्च कर सकता हूँ, जितना यूज होगा उतने पे इंटरेस्ट लगेगा और जो यूज नहीं कर पाए उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। शॉर्ट टर्म लोन्स आपको ज्यादातर कोई कोलेटरल रखने के बदले मिलते हैं, बट ये कोलेटरल शॉर्ट टर्म पर्पसेस के लिए होते हैं, जैसे आपने अपना स्टॉक गिरवी रखवा दिया, आपने अपनी दुकान के अंदर जितना भी रॉ मटेरियल या सामान है उसके अगेंस्ट लोन ले लिया, इस टाइप के लोन्स क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म, जो 6 महीने से 1 साल तक ज्यादातर ऑपरेट करते हैं। देन कम्स लॉन्ग टर्म लोन्स, जो लंबे टाइम के लिए यूज होते हैं, बड़ी अमाउंट ऑफ कोलेटरल्स की जरूरत पड़ती है और आप इसको लॉन्ग टर्म में यूज कर सकते हो। दीज आर ग्रांटिंग लोन्स, ठीक है। अब आते हैं सेकेंडरी फंक्शंस पे, तो ये वो फंक्शंस है जो बैंक एडिशनली परफॉर्म करते हैं, तो इसको हम 4 पार्ट्स में बांटते हैं। फर्स्ट है जनरल यूटिलिटी, जो आपके डेली के काम है, जैसे आपको लोकल खुलवाना है, आपको कोई फाइनेंस एडवाइस लेनी है, कोई टैक्स के रिगार्डिंग एडवाइस लेनी है, या आपको एलओआर बनवाना है। एलओआर क्या होता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या लेटर ऑफ क्रेडिट। जब आप एक्सपोर्ट करते हो या इंपोर्ट करते हो तो आपको उस टाइम पे अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करने के लिए सामने वाले को एक सर्टिफिकेट देना होता है कि हाँ ये बंदा ट्रस्टेबल, आप इस पे कर सकते हो ट्रस्ट। वो कौन बना के देता है, आपका बैंक बना के देता है, ठीक है। इसकी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस अच्छी हैं, इसका सिविल स्कोर अच्छा है, इसकी रिस्क असेसमेंट अच्छी है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए वो करके देते हैं। सेकेंड आते हैं एजेंसी फंक्शन, जहाँ पे आप खुद नहीं जा सकते वहाँ पे बैंक को भेज देते हो। जैसे आपने पीआरएस बनाया लास्ट ईयर अकाउंट्स में, उसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मेरा हर महीने का रेंट अपने आप पे कर दिया कर, या मेरा डिविडेंड आएगा वो कलेक्ट कर लिया कर, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आपका एजेंसी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कभी कभी ओवरड्राफ्ट भी दे देते हैं। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, से मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए, बट मैंने कहीं पे ट्रांजैक्शन करनी है 1,25,000 की, अब मैं आगे चेक काट दूं तो वो तो बाउंस हो जाएगा, तो बैंक ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करता है, 25,000 तक ओवरड्राफ्ट करने की परमिशन दे देता है। ओवरड्राफ्ट मतलब आप अपने अकाउंट को इतनी लिमिट तक नेगेटिव कर सकते हो, अब वो चाहे उसके ऊपर अपनी बैंक चार्जेस ले ले, बट हमको वो फैसिलिटी मिल जाती है। लास्ट आता है बिल्स रिसीवेबल एंड कलेक्शन। इसका क्या मतलब है, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं।
एक्स ने वाई को 1,00,000 रुपए का सामान सेल ऑफ किया, पर वाई कहता है कि मेरे पास आज पैसे नहीं है, तो क्या करें? तो कोई तो मुझे प्रॉमिसरी नोट बना के दे दे कि मैं 2 महीने बाद ये पैसा दे दूंगा, ठीक है, हम बेच लेंगे। अब जब 2 महीने पूरे हुए तो ये इसके पास जाके पैसा ले सकता है 2 मंथ्स के बाद, तो ये इसको पैसा दे देगा, है ना। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है, अगर इसको एक्स को 1 महीने के एंड पर ही पैसा चाहिए, अब क्या करें? तो बैंक एक्स क्या करता है, एक्स जाएगा अपने बैंक के पास, उसको यही वाला ब्याज दे देगा और बदले में क्या ले लेता है, पैसे ले लेता है। कितने लेगा? सपोज 98,000 ले लेगा, कमीशन काट के मिलता है, ठीक है, 98,000 मिल जाए 1 महीने के बाद। अब बैंक क्या करता है, बैंक 1 महीने के और बाद भाई के पास जाएगा और उससे अपने पैसे पूरे ले आएगा, तो बैंक को कितने का फायदा होगा यहाँ पे, 2,000 का। इसे क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल की कलेक्शन करना, तो बैंक आपको ये फैसिलिटी भी दे देता है, ठीक है। सो दीज आर ऑल फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, कंटिन्यू करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे। दिस इज क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। ये कहता क्या है, देखो सिंपल सा एग्जांपल है, हमने अभी कमर्शियल बैंक के 2 फंक्शंस पढ़े, एक डिपॉजिट्स लेने का और एक लोन्स ग्रांट करने का, है ना। अब इसी पर बेस्ड क्या आपका क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस है, जो सिंपली कहते हैं कि बैंक जब भी डिपॉजिट्स लेता है, से फॉर एग्जांपल इसने 1,000 रुपए के डिपॉजिट्स लिए, इसके वो 2 यूज करता है, एक तो अपने पास रिजर्व में रख देते हैं कैश के फॉर्म में, से 100 रुपए रखेगा, बाकी के क्या कर देते हैं 900 रुपए इसके पास फ्री होते हैं कि वो लोन में दे सकता है। क्यों? देखो हमने बैंकिंग के स्टार्टिंग के ही पोर्शन में समझ लिया था ये कि बैंक जितना भी पैसा कमाता है वो कैसे कमाता है, स्प्रेड के थ्रू कमाता है। स्प्रेड क्या होता है, तो देखो सिंपल से एग्जांपल है, एक बैंक के पास हाउस होल्ड क्या करता है, सेव करता है पैसा, से 1,000 रुपए सेव करेगा, तो इसके ऊपर क्या रहेगा, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट भी लेगा, से 4% पर एनम उसके ऊपर उसने क्या किया, इंटरेस्ट दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, बोरोइंग रेट बोलते हैं, दिस इज टर्म्ड एज बोरोइंग रेट, ठीक है, क्योंकि बैंक ये पैसा क्या कर रहा है, एक तरीके से बोरो कर रहा है। अब बैंक आगे यही पैसा क्या करता है, लोन की फॉर्म में दे देता है किसी भी बोरोवर को, तो से फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स को या एक्स वाई जेड कंपनी को ये 1,000 रुपए या 900 रुपए लोन में दे दिए। अब बेटा ये 4 रुपए जो बैंक को अपनी जेब से देने पड़ेंगे, ये भी तो बिना पैसे कमाएगा, तो ये क्या करते हैं, यही 1,000 रुपए के 900 रुपए आगे ले देते हैं, 100 रुपए अपने पास रखते हैं कि अगर बाकी के 900 रुपए क्या करता है, आगे लोन में ग्रांट कर देते हैं। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, 900 रुपए दिए तो फ्री में तो देगा, सपोज करते हैं उसने 7% का इंटरेस्ट उसे चार्ज कर दिया, अब जो ये बीच में 3% का इंटरेस्ट रेट का फायदा हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं, स्प्रेड बोलते हैं। कई बच्चे इसी को गलत मार्जिन समझ जाते हैं, मार्जिन ये नहीं होता, दिस इज टर्म्ड एज स्प्रेड, जो बैंक की मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। इसका मतलब बैंक जितना भी पैसा कमाता है वो किससे कमाता है, किसी लोन की ग्रांटिंग से, है ना। तो सेम बात यहाँ पे आती है, ये लोन ग्रांट करना बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक को फाइनेंशियली स्टेबल रखने के लिए। हेंस हमारा यहाँ से क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो सिंपली क्या कहते हैं कि जितना भी डिपॉजिट आएगा उसके 2 हिस्से बनेंगे, या तो रिजर्व में रखा जाएगा या वो कुछ पैसा लोन में ग्रांट करता है। अब अगर हम कमर्शियल बैंक के भरोसे छोड़ दे तो वो तो कुछ भी कैश ना रखे, क्यों, उसको तो फायदा इसी में है ना कि वो ज्यादा से ज्यादा लोन ग्रांट कर दे। तो यहाँ पे आता है आरबीआई का काम। आरबीआई इसके ऊपर एक मैंडेटरी रूल लगाती है कि कुछ कैश तो हमारे पास रखवा दो आरबीआई के पास, और कुछ लिक्विड फॉर्म में तुम अपने पास रख लो सेल्फ, और दोनों को क्लब करके क्या कहा जाता है बेटा, एलआरआर। ये होती है सीआरआर और ये क्या होती है, एसएलआर, दोनों को ऐड करके क्या बनती है, एलआरआर। तो कुछ न्यूमेरिकल्स में, कुछ क्वेश्चंस में कभी आपको एलआरआर की जगह सीआरआर गिवन है, एसएलआर गिवन है, तो कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल में भी 100% सी, ठीक है। तो इसको न्यूमेरिकली समझते हैं। उससे पहले एक चीज और ये क्लियर करना था, हमेशा याद रखना, हमारी जब भी कोई भी थ्योरी होती है या कोई भी असेसमेंट होता है, वो हमेशा किसी ना किसी असम्पशन पर बेस्ड होता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 असम्पशंस हैं, विचार पहला, हम ये मान के चलते हैं कि आपकी इकोनॉमी कैशलेस है। इसका मतलब क्या होगा, कंट्री के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सब बैंक के थ्रू होंगी, बिना बैंक के कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी। दूसरा, ऑल बैंकिंग यूनिट्स आर कंसीडर्ड टू बी वन सिंगल यूनिट। सारे बैंक्स को मिलाकर हमने क्या माना, एक यूनिट मानी है। अब किसी भी बैंक में जाओ, हम मान के चलते हैं आप उसी बैंक, एक बैंक में रहते हैं।
दूसरा हमारी कुछ ऑब्जर्वेशंस भी हैं। अब ऑब्जर्वेशंस क्या है, एक प्रूडेंट बैंकर को ये बात पता है। प्रूडेंट बैंकर क्या होता है, जो अपने एक्सपीरियंस पे ये कह सकते हैं कि दो फैक्ट्स उसको पता है। क्या? एक तो पहला, ऑल डिपॉजिटर्स डू नॉट कम एट द सेम टाइम। उसको ये बात पता है कि सारे के सारे डिपॉजिटर्स सेम टाइम पर नहीं आएंगे अपना पैसा निकालने के लिए। आ भी गए, मान लेते हैं आ भी गए, तो अपना सारा खाता खाली नहीं करेंगे, मतलब अपने अकाउंट में से सारी अमाउंट विड्रॉ नहीं करेंगे। हेंस उनके पास इतना बफर होता है कि वो उसको मीट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, से एक बैंक के पास एक दिन में 10 लाख का कैश डिपॉजिट आया। अब उसे ये बात पता है कि सारे के सारे कस्टमर्स एक साथ नहीं आएंगे और सब आ भी गए तो विड्रॉ सारा नहीं करेंगे, तो मुझे 10 का 10 लाख उठा के रखने की जरूरत नहीं है। तो बैंक अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग कि इस ब्रांच में कैश का लेन देन कितना है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसके अंदर रिजर्व रखते हैं कैश का, बाकी सारा लोन दे देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, सारे डिपॉजिटर्स एक टाइम पे नहीं आएंगे, आ भी जाएंगे तो सारी अमाउंट विड्रॉ नहीं कराएंगे। दूसरा, चलो करा भी ली, दे विल बी अ कॉन्टिन्यूअस फ्लो। कॉन्टिन्यूअस फ्लो का क्या मतलब हुआ कि आज विड्रॉ कराया तो अगले दिन का कैश डिपॉजिट कराने फिर आ जाएंगे लोग। इसका मतलब बैंक में पैसों की कमी नहीं होने वाली है। अभी चलता कैसे, देखो हम एक टेबल बना के चलते बेटा, जिसके अंदर राउंड्स इनिशियल डिपॉजिट्स, इन्हीं इनिशियल डिपॉजिट्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। फिर आते हैं आपके टोटल डिपॉजिट्स, फिर आते हैं आपके रिजर्व्स, एंड देन कम्स योर लोन्स। ये आपके कुछ कॉलम की हेडिंग से ये याद रखना। ठीक है, बहुत बच्चे गलती करते हैं, इसको याद नहीं रखते। डन। अब हम यहाँ पे दो फैक्ट्स लेके चलते हैं, एक एलआरआर 10% है और ये मानते हैं कि बैंक में इनिशियल डिपॉजिट फर्स्ट राउंड में 1000 रुपये का पैसा जमा कराया है। ठीक है, अब देखो अगर 1000 रुपये जमा कराए तो टोटल डिपॉजिट्स भी कितने होंगे, 1000, जिसमें से 10% रिजर्व में गए, 1000 का 10%, और बाकी के 900 फ्री है लैंड करने के लिए, मतलब लोन देने के लिए। अगर किसी को लोन दिया गया तो कहीं ना कहीं खर्च करेगा, खर्च करेगा तो कहीं ना कहीं रिसीट भी होगी, इनकम आएगी। बेटा हमने पढ़ा सारी की सारी ट्रांजैक्शंस किसके थ्रू है, बैंक के थ्रू है, तो वो 900 करोड़ वापस से क्या आएंगे, बैंक में डिपॉजिट के फॉर्म में आएंगे, है ना। अब 900 का 10% वापस से क्या बनाया जाएगा, रिजर्व, बाकी का 810 क्या किया जा सकता है, लोन में ग्रांट किया जा सकता है। फिर लोन दिया जाएगा, खर्च होगा, बैंक में वापस आएगा, फिर 81 करोड़ के रिजर्व्स। ये प्रोसेस चलता जाएगा, कब तक चलेगा, जब तक कि बैंक में सारा रिजर्व का पैसा टोटल करके उतना ना हो जाए जितना आपने इनिशियली डिपॉजिट कराया। ठीक है, जो कैश इक्वल आएगा। अब 10% था रिजर्व, 90% था लोन, 10% 1000 तो 90% कितना होगा बेटा, 9000, और दोनों का टोटल 100% कितना होगा, 10000। तो हमने क्या देखा, मनी मल्टीप्लायर बनाकर टोटल डिपॉजिट्स डिवाइडेड बाय इनिशियल डिपॉजिट्स। तो वी रियलाइज कि जितना डिपॉजिट हमने कराया मतलब 10000 डिवाइड बाय इनिशियली हमने कितना कराया था 1000, वो कितना आया 10 टाइम्स। तो वी कैन से दैट हमारा कंट्री के अंदर मनी मल्टीप्लायर 10 टाइम्स चल रहा है। ठीक है, और इसको लिखने का एक और तरीका 1/LRR व्हिच इज 1/10%। परसेंट हटाएगी तो 100 लगेगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, तो दिस विल आल्सो बिकम 10 टाइम्स। दिस इज ऑल अबाउट मनी मल्टीप्लायर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, जैसे मैं खुद भी कंफ्यूज था कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पे चलते हैं, सिर्फ कॉलम की हेडिंग्स की बात है, अदरवाइज नीचे को ऑलमोस्ट सब सेम। उसको हम के से डिनोट करते हैं, इसको हम एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब पेपर में खाली लिखा आ जाए एक्सप्लेन मल्टीप्लायर, द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, तो वो कौन से मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं। तो बेटा मैंने क्लास में भी ये चीज़ बोली है, जनरल है, आप एक बार पेपर पे नज़र निकाल लो, हर यूनिट की अपनी एक वर्थ है, वेटेज है। अगर आपको लगता है मनी मल्टीप्लायर की एक्सपेक्टेशन है और मनी से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन नहीं आएगा, आई मीन मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये 6 मार्क की यूनिट है। अगर आपको लगता है 6 मार्क ऑलरेडी कवर्ड है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होगा। अगर आपको लग रहा है नहीं एडीएस वाली यूनिट अपने आप में कवर हो चुकी है 12 मार्क्स में, तो वो मनी मल्टीप्लायर होगा। तो लॉजिकली चलना, अंधाधुंध मत चलना या अजम्पशन लिख के मत करना। तब भी जब आप ये कर लो एनालाइज, उसके बाद स्टार्ट करें तो लिख लेना ऊपर कि इट हैज बीन अज्यूम्ड कि ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। वैसे तो बोर्ड सेफ चलता है, बट स्टिल इन केस कोई भी पॉसिबिलिटी हो तो आप सेफ करो। ठीक है, डन। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बैंकिंग का, आरबीआई के फंक्शंस का सेक्शन रहता है, हार्डली 10 to 15 मिनट्स की वीडियो बनेगी वो।
तो उसमें आई डोंट थिंक उसमें ज़्यादा इशू होगा टाइम का। आप दोनों वीडियोस को बैक टू बैक देख सकते हैं। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब इट, डू शेयर योर कमेंट्स, ताकि मुझे भी पता चले कि कहाँ पे क्या लैकिंग है और मैं किसको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कवर कर सकता हूँ, या मैं कुछ भी गलत है तो उसको रेक्टिफाई कर सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, लाइक इट एंड कमेंट ऑन द वीडियो एज वेल। जो भी आपके रिव्यूज़ हैं बेटा, ताकि वो मेरे को भी हेल्पफुल हो नेक्स्ट वीडियो को बनाने में, ताकि वो आपके लिए मीनिंगफुल और वैल्यूएबल कंटेंट बनने में हेल्प करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।